नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे यूपी के उस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की जिसने लापता होने के सस्पेंस को सियासी सनसनी में बदल दिया है। हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में आए उस सियासी तूफान की जितने 17 साल का इतिहास पलट कर रख दिया है। इतना ही नहीं, आज चर्चा होगी उस खेल की जिसके डर से अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने हाथ मिला लिए हैं। और साथ ही आपको दिखाएंगे देश के नए पावर सेंटर सेवा तीर्थ की पहली झलक, जहां से अब नए भारत की तकदीर लिखी जाएगी। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बदल गया पीएमओ का पता, पीएम मोदी ने किया सेवा तीर्थ का उद्घाटन। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने सभी मामलों में दी जमानत। प्रगतिशील बांग्लादेश के साथ भारत, पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी बधाई। बांग्लादेश में बीएनपी को मिली सत्ता, तारिक रहमान का पीएम बनना तय। लखनऊ, अयोध्या व काशी समेत 19 कचहरी को बम से उड़ाने की मिली धमकी, अलर्ट हुआ जारी। मुख्तार अंसारी के गुर्गे की गोली मारकर हत्या, बाराबंकी में बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली जमानत। आज सोने चांदी के भाव में आया उछाल, 1,54,190 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1048 अंक टूटा, निफ्टी 25,500 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले और खास मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब पिछले 2 दिनों से लापता चल रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव अचानक पुलिस की गिरफ्त में नजर आई। जिसे परिवार और पार्टी अनहोनी समझकर तलाश कर रहे थे, उन्हें बाराबंकी की पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। सस्पेंस, सियासत और सनसनी से भरी इस गिरफ्तारी ने लखनऊ से लेकर बाराबंकी तक खलबली मचा दी है। दरअसल कहानी शुरू होती है मंगलवार की रात से। सपा के तेज तर्रार प्रवक्ता मनोज यादव काकोरी में एक तिलक समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। परिवार का कहना है कि वहां से निकलने के बाद अचानक उनका मोबाइल फोन बंद हो जाता है। पूरी रात जब कोई खबर नहीं मिलती है तो हड़कंप मच जाता है। पत्नी प्रभा देवी ने लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पार्टी ने सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया कि उनके नेता के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। लेकिन शुक्रवार को जब बाराबंकी पुलिस ने अपनी फाइल खोली तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। शुक्रवार 13 फरवरी को लखनऊ एसटीएफ और बाराबंकी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मनोज यादव को सफ्दरगंज इलाके से दबोच लिया गया। पुलिस के मुताबिक उन पर 11 फरवरी को ही धमकी देने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीधा बड़ा गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां भारी सुरक्षा के बीच उनका मेडिकल चेकअप हुआ। अब पुलिस उन दोनों की कड़ियां जोड़ रही है कि तिलक समारोह से गायब होने और गिरफ्तारी के बीच मनोज यादव कहां थे और उनके किनके साथ वो रुके थे या थे। आपको बता दें, मनोज यादव कोई छोटा नाम नहीं, वो मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और टीवी डिबेट में सपा का बड़ा चेहरा है। उनकी गिरफ्तारी पर सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने आग उगलते हुए कहा कि ये पुलिसिया गुंडा राज और भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। सपा का आरोप है कि पुलिस ने जानबूझकर उन्हें गायब रखा और अब फर्जी केस में फंसा रही है। वहीं पुलिस का साफ कहना है कि कार्रवाई कानून के दायरे में और दर्ज एफआईआर के आधार पर हुई है। वहीं जहां एक तरफ परिवार रो रो कर बुरा हाल है कि उनके लापता सदस्य को अपराधी बनाकर पेश किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस इसे एक गंभीर आपराधिक मामले में कानूनी कार्रवाई बता रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब यह गिरफ्तारी आने वाले दिनों में और भी बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। देखना होगा कि सपा इसे पुलिसिया एक्शन का जवाब सड़क से संसद तक कैसे देती है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे आज के अगले अहम मुद्दे की तरफ।
पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की सियासत में 12 फरवरी 2026 की तारीख एक ऐसा जलजला लेकर आई जिसने दक्षिण एशिया के पूरे राजनीतिक नक्शे को ही पलट कर रख दिया। 17 साल का लंबा वनवास, निवासन की तपिश और 2024 के खूनी संघर्ष के बाद आखिरकार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने सत्ता के शिखर पर जोरदार वापसी की है। जी हां, शेख हसीना के दौर के खात्मे के बाद अब बांग्लादेश में तारिक रहमान का नया सूरज उग चुका है और इस बदलाव की धमक दिल्ली से लेकर विदेशों तक महसूस की जा रही है। दरअसल बांग्लादेश की 300 सदस्यीय संसद में बीएनपी ने किसी सुनामी की तरह प्रदर्शन करते हुए 209 सीटें अपने नाम कर ली हैं। ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि 2/3 बहुमत का जादुई आंकड़ा है जो तारिक रहमान को अकेले दम पर सरकार चलाने की ताकत देता है। दिलचस्प बात यह है कि जहां आम तौर पर ऐसी जीत के बाद ढोंग लगाड़े बजाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती है, रैलियां निकाली जाती हैं, वहीं बीएनपी ने एक अलग ही रास्ता चुना। पार्टी ने अपने समर्थकों से किसी भी विजय रैली ना निकालने की अपील की। इसके बजाय शुक्रवार को विशेष नमाज अदा कर खुदा का शुक्रिया अदा करने और पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया की सलामती की दुआ करने को कहा गया, जो ये दिखाता है कि नई सरकार जन से ज़्यादा जवाबदेही पर ध्यान देना चाहती है। वहीं जैसे ही ढाका से जीत की खबर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तारिक रहमान को बधाई देकर यह साफ कर दिया कि भारत अब शेख हसीना के दौर से आगे बढ़ चुका है। पीएम मोदी ने लिखा, मैं मिनिस्टर तारिक रहमान को इस बड़ी जीत पर दिल से बधाई देता हूं। भारत एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के सपोर्ट में मजबूती से खड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तारिक रहमान को शुभकामनाएं दी, जो इस बात का सबूत है कि भारत में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही बांग्लादेश के साथ नए सिरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। हालांकि आम जनता के बीच चर्चा तेज है कि क्या नई सरकार के आने से बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार कम होंगे या आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की फिर से वापसी होगी। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। वहीं इस चुनाव ने जहां बीएनपी को अर्श पर पहुंचा दिया है, वहीं कट्टरपंथी जमाते इस्लामी गठबंधन को सिर्फ 68 सीटों पर समेटकर फर्श पर ला दिया है। वहीं शेख हसीना की अवामी लीग तो रेस से बाहर थी। इस बीच एक नई उम्मीद बनकर उभरी नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसने 30 में से 5 सीटें जीतकर संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। युवाओं और पहली बार वोट देने वालों का जोश इतना था कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी गईं, जिससे दुनिया को यह संदेश गया कि बांग्लादेश का लोकतंत्र अब और भी परिपक्व हो चुका है। आपको बता दें, जब एक तरफ ढाका में इतिहास रचा जा रहा था तो दूसरी तरफ कैरवराई देश वारडोस में प्रधानमंत्री मियां अमर मोटेल ने करिश्मा कर दिया। मोटेल की लेबर पार्टी ने विपक्षी पार्टी पर पूरी तरह सफाया करते हुए असेंबली की सभी 30 की 30 सीटें जीत लीं। ये उनकी लगातार तीसरी ऐतिहासिक जीत है। पीएम मोदी ने मियां मोटेल को भी बधाई देते हुए 2024 की मुलाकात को याद किया। आपको बता दें कि बारबाडोस और भारत का रिश्ता बहुत गहरा है। कोरोना के दौरान भारत की मदद के लिए बारबाडोस ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा था। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी मोटेल की जीत को क्लाइमेट जस्टिस की जीत कहा है। जाहिर है, बांग्लादेश में 2024 में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद से भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए थे। शेख हसीना भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच अब कई मुद्दों पर विवाद चल रहा है। बात यहां तक पहुंच गई है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर टीम ने भारत में क्रिकेट खेलने से भी मना कर दिया है और बांग्लादेशी खिलाड़ियों की आईपीएल जैसी टूर्नामेंट में भी नो एंट्री है। ऐसे समय में सत्ता परिवर्तन से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में परिवर्तन की भी उम्मीद है। तारिक रहमान के कंधों पर अब न केवल बांग्लादेश को आर्थिक संकट से उबारने की जिम्मेदारी है, बल्कि भारत के साथ बिगड़े हुए रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने का भारी दबाव भी है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ।
बंगाल में चुनावी बिगुल अभी बजना बाकी है, लेकिन उसकी तपिश उत्तर प्रदेश की सियासत को झुलसाने लगी है। एक तरफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में न्याय की गुहार लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के लड़के अखिलेश यादव ने भी दिल्ली की ओर रुख करने का मन बना लिया है। मुद्दा है SIR यानी वोटर लिस्ट, वह जादुई काट छाट जिसे विपक्ष सत्ता की चाबी और हार का डर बता रहा है। अखिलेश ने अब पूरी तरह ममता बनर्जी की राह पकड़ ली है और आरोप सीधा है कि वोटर लिस्ट के खेल से चुनाव का खेल बिगाड़ने की तैयारी है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 28 फरवरी तक अंतिम वोटर लिस्ट आनी है, जबकि उत्तर प्रदेश में 10 अप्रैल की तारीख तय की गई है। लेकिन अखिलेश यादव को इसमें अभी से साजिश की बू आने लगी है। अखिलेश यादव का कहना है कि जिस SIR प्रक्रिया के दम पर बिहार जीता गया, वही फॉर्मूला बंगाल और उत्तर प्रदेश पर थोपा जा रहा है। उनका तीखा आरोप है कि फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके चुन चुन कर PDA और मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं। ममता की तरह अखिलेश का भी दावा है कि चुनाव आयोग अब भारतीय जनता पार्टी का आयोग बनता नजर आ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी और TMC की नींद उड़ाने वाली सबसे बड़ी वजह वह सीटें जहां हार जीत का अंतर 5000 वोटरों से कम था। डेटा की गहराई में जाएं तो खेल साफ समझ में आता है। 2021 के बंगाल चुनाव में 35 सीटें ऐसी थीं जहां हार जीत का फैसला महज 5000 वोटों के अंदर सिमट गया था। देखिए कैसे 2024 आते जाते इन सीटों पर बाजीगर बदल गए। कुल सीटें 35, भारतीय जनता पार्टी जीती 22 सीटें, TMC जीती 12 सीटें। नतीजा, ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से हार गई, लेकिन 215 सीटें जीतकर सत्ता में किंग बनी। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव जब पासा पलट गया तो इन 35 सीटों में से 12 सीटों पर जनता ने अपना मूड पूरी तरह बदल लिया। 2021 में जीती हुई 5 सीटों पर बीजेपी 2024 में पिछड़ गई। 2021 में जीती हुई 6 सीटों पर TMC अपनी बढ़त गवा बैठी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 16 सीटों पर दबदबा बनाए रखा, जबकि TMC सिर्फ 6 सीटों पर अपनी लीड बचा पाई। वहीं उत्तर प्रदेश के दंगल की बात करें तो 2022 में उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 53 सीटें ऐसी थीं जहां मुकाबला कांटे का था। इनमें से 27 बीजेपी और 21 सपा के पास गई, लेकिन 2024 के लोकसभा नतीजों ने बीजेपी के माथे पर पसीना ला दिया, क्योंकि सपा ने बीजेपी की जीती हुई 18 सीटों पर अपनी बढ़त बना ली। ऐसे में अखिलेश यादव का डर बेबुनियाद नहीं। 2024 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने NDA की उन 21 सीटों पर कब्जा कर लिया है जहां 2022 में वह मामूली अंतर से हार गई थी। दिलचस्प बात यह है कि 2022 में इन 53 सीटों पर जीत का जो अंतर सिर्फ 2144 वोट था, वह 2024 में बदलकर 20120 वोट हो गया। यानी हार और जीत की खाई बढ़ती जा रही है और इसी खाई को पाटने के लिए वोटर लिस्ट के फेरबदल का आरोप लगाया जा रहा है। बंगाल में जहां सबसे कम 57 सीटों के अंतर वाली दिनहाट सीट पर उपचुनाव में पासा पलट गया, वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को डर है कि अगर बीजेपी ने वोटर लिस्ट में 3 से 5000 वोटों का हेराफेरी कर दिया तो 2027 की बाजी हाथ से निकल सकती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि 2027 के सेमीफाइनल की वह सियासी बिसात है जहां एक एक वोट के कटने और जोड़ने पर संतुलन गिर जा सकती है और आ भी सकती है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वे केवल चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि वोटर लिस्ट की पहरेदारी भी करेंगे। बंगाल की आग अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई अब चुनावी केंद्रों से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचने वाली है। अब देखना यह है कि 10 अप्रैल को जब फाइनल लिस्ट आएगी तो वह किसके चेहरे पर मुस्कान लाएगी और किसके लिए नया मोर्चा खोलने की वजह बनेगी। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। भारत की सत्ता का केंद्र अब बदल चुका है। आज शुक्रवार की दोपहर करीब 1:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की नई और भव्य इमारत सेवा तीर्थ के नाम का अनावरण किया। तो वह सिर्फ एक रिबन नहीं काट रहे थे, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के एक नए युग का द्वार खोल रहे थे। दशकों से
रायसीना हिल्स के साउथ ब्लॉक की भारी भरकम दीवारों के पीछे चलने वाला देश का पावर सेंटर अब एक आधुनिक, पारदर्शी और भारतीयता के रंग में रंगे नए परिसर में शिफ्ट हो गया। ये बदलाव केवल ईंट और पत्थरों का नहीं, बल्कि ये गुलामी की मानसिकता की उन बेड़ियों को तोड़ने जैसा है जो लुटियस की इमारतों में कैद थी। 2014 से ही मोदी सरकार ने इन प्रतीकों को हटाने की जो मुहिम शुरू की, सेवा तीर्थ उसका सबसे बड़ा और चमकता हुआ अध्याय है। जी हां, सरकार ने नाम बदलने की इस परंपरा को सेवा और कर्तव्य के भाव से जोड़ा है। जैसे राजपथा कर्तव्य पथ, रेस कोर्स रोड अब लोक कल्याण मार्ग, वैसे ही साउथ ब्लॉक का नया अवतार अब सेवा तीर्थ के रूप में जनता की सेवा के लिए समर्पित हो चुका है। सेवा तीर्थ का उद्घाटन ये संदेश देता है कि नए भारत का प्रशासन अब बंद कमरों की साजिश या देरी से नहीं, बल्कि खुलेपन, रफ्तारदार और सेवा भाव से चलेगा। सादगी और आधुनिकता का ये मेल बताता है कि भारत अब अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। अब रायसीना की पहाड़ियों पर हुकूमत का गुरूर नहीं, बल्कि सेवा का संकल्प गूंजेगा। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि कैसे एक तरफ उत्तर प्रदेश में सियासी गिरफ्तारियों पर घमासान छिड़ा है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में नए युग का आगाज हो चुका है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला, सच की तलाश और तीखे सवालों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।